ज़हीर ने दस्ती बमों से अपनी गोरिल्ला कार्रवाइयों के बारे में कभी कुछ तफसील बताई है? मेरा मतलब है वो लोग किस अंदाज में ये कार्रवाइयां करते हैं। मेरी बात पर यासिर ने कहा, जीपों पर दोनों हमलों के बारे में तो ज्यादा तफसील से नहीं बताया, अलबत्ता ट्रक पर हमले की कार्रवाई काफी तफसील से बताई थी, जिसके दौरान में वजाहतुल्लाह की शहादत हुई। मैंने कहा, ऐसा करो, तुम मुझे जीपों पर हमले के बारे में जितना मालूम है बताओ, उसके बाद ट्रक पर हमले के बारे में तफसील से बताना। तभी मुझे एक और ख्याल आया। मैंने कहा, या फिर तुम ऐसा करो, अभी जाकर सो जाओ, बाकी बातें कल करेंगे। मेरी बात सुनकर वो धीरे से हंसा, बोला, मेरी फिक्र न करें जमाल भैया, आज सारी रात मैं आपके साथ हूँ। नासिर घर नहीं है, इसलिए मेरी ख्वाबगाह पर उन दोनों बहनों का कब्जा है। उसकी बात सुनकर मैं भी हंसा और फिर सवालिया नजरों से यासिर की तरफ देखा। उसने संजीदा होते हुए कहा, ज़हीर भाई ने बताया था कि उन्होंने तजुर्बे की कमी की वजह से दस्ती बम के पहली बार इस्तेमाल का मंसूबा बहुत एहतियात से बनाया था और इसके लिए काफी दिनों तक रैकी की थी। आखिरकार उन्होंने एक फौजी जीप ताड़ ली जो दिन में कर्नल अनुरोध भरद्वाज की गार्ड ड्यूटी देने वाले 6 फौजियों को शाम ढले बैरक छोड़ने जाती थी। रैकी से पता चला कि वापसी के सफर में वो सब रोजाना नहीं तो हर दूसरे दिन चाय के एक ऐसे ढाबे पर रुकते हैं जिसके मालिक पर अफीम के डोडे वाली चाय बेचने का इल्जाम लगाया जाता है। बस फिर क्या था, एक रोज शाम ढले ज़हीर अपने एक साथी फरीद सत्ती के साथ मोटरसाइकिल पर एन उसी वक्त उस चायखाने के करीब जा पहुंचा और वो दोनों उस सड़क पर आसपास मंडलाते रहे। दोनों के पास 2 दस्ती बमों के अलावा एक लोडेड स्टेन गन, इजाफी मैगजीन समेत मौजूद थी। फरीद के पास भरा हुआ पिस्तौल भी था। इत्तेफाक की बात है, उस रोज वो जीप उस तरफ नहीं आई थी, मगर उस रोज की ख्वारी का ये फायदा हुआ कि वो दोनों अपनी कार्रवाई के तरीके और फरार के रास्ते का हतमी तयन करने में कामयाब हो गए। यासिर ने कदरे तवक्कुफ किया और बात आगे बढ़ाई। बोला, ज़हीर ने बताया कि वो दोनों अगली शाम मुकर्रा वक्त से जरा पहले सड़क से जरा सी बुलंद पहाड़ी पर अपनी चुनी हुई एक ऐसी जगह छुप कर बैठ गए जहां से चाय का वो ढाबा बखूबी नजर आ रहा था। उन्होंने पहाड़ी से उतरकर झाड़ियों के पीछे पोशीदा मोटरसाइकिल पर सवार होने और चाय के ढाबे तक पहुंचने के वक्त का पूरा अंदाजा लगा रखा था। उस रोज उनकी मेहनत रायगा नहीं गई। उन दोनों ने लगभग मुकर्रा वक्त पर जीप आती और ढाबे पर रुकते देखी। मैंने यासिर के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरते देखी। उसने बगैर ठहरे बात जारी रखी। बोला, कुछ देर बाद उन्होंने अंदाजा लगाया कि अफीम के डोडे वाली चाय के शौकीन वो कुत्ते बस ढाबे से निकलकर किसी भी वक्त जीप में बैठने वाले हैं, तो वो दोनों भी पहाड़ी से उतरकर अपनी मोटरसाइकिल पर जा बैठे। उनका अंदाजा दुरुस्त निकला। पहले ड्राइवर जीप में आकर बैठा और फिर एक और फौजी भी उसके साथ वाली सीट पर आकर बैठ गया। ज़हीर और फरीद ने बाकी 5 फौजियों के जीप के अकबी हिस्से में बैठने का इंतजार किया। जैसे ही 5वां फौजी सवार हुआ, फरीद ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करके आगे बढ़ाई और जीप की रफ्तार पकड़ने से पहले ही वो दोनों जीप के बहुत करीब पहुंच गए। मैंने यासिर को पहले से भी ज्यादा खुलकर मुस्कुराते देखा। उसने मेरी दिलचस्पी भांपते हुए मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। बोला, ज़हीर भाई का कहना है कि उसे यकीन है कि अगर उस जीप में सवार फौजी टुकड़ी अफीम के डोडे वाली चाय के सुरूर में न होती तो वो लोग उनकी मोटरसाइकिल को अचानक नमूदार होते और तेजी से अपनी जीप के करीब आते देख कर चौकन्ना हो जाते। मगर वो सब इतनी बेफिक्री के आलम में थे कि फरीद की तरफ से मोटरसाइकिल लगभग जीप के ऐन साथ चिपकाने पर भी वो नहीं चौंके। इस दौरान में ज़हीर ने अपने पास मौजूद दोनों दस्ती बमों की सेफ्टी पिन्ने निकालकर उन्हें इत्मीनान से बारी बारी जीप के अकबी हिस्से में उछाल दिया और उनके फटने से पहले ही अपनी मोटरसाइकिल पहले से ताड़े हुए रास्ते पर मोड़कर फरार हो गए। उन्होंने 2 जोरदार धमाके तो सुने थे, मगर अपनी कार्रवाई का नतीजा उन्हें अगले रोज मालूम हुआ। मैंने कहा, बहुत खूब, इस हलाकत खेज हमले से तो गासिब शैतानों के होश उड़ गए होंगे। यासिर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई ऐसे वैसे। अगले ही दिन से कर्नल अनुरोध भरद्वाज के हुक्म पर पूरे किश्तवाड़ में लगभग कर्फ्यू नाफिज हो गया। घर घर तलाशी की जोरदार मुहिम शुरू हुई। दरियाए चनाब का पुल पार करने से पहले हर एक की चेकिंग की जाने लगी। सारे फौजी कैंप में हुक्म नाफिज हो गया कि अकेली दकेली जीप शहर में गश्त करेगी और न बाहर निकलेगी। मगर इस सारी फुर्ती का अब क्या फायदा होता। ज़हीर तो राशन लेकर अपने सारे साथियों समेत पेंसिला पहाड़ियों की चोटी में बनाए हुए अपने ठिकानों में जा पहुंचा था। 7-8 दिन बेकसूरों को तंग करने के बाद काबिज फौजी ठंडे पड़ गए। मैंने पुरजोश लहजे में कहा, बहुत खूब, शानदार मंसूबा साजी और बेहतरीन अमल दरामद, और सबसे बढ़कर ये कि इस कामयाब कार्रवाई से उन्हें दस्ती बमों के इस्तेमाल और कारकर्दगी का तजुर्बा और हलाकत खेजी का इल्म भी हो गया होगा। मेरी बात सुनकर यासिर ने हाँ में सर हिलाया और बोला, ज़हीर भाई ने बताया है कि जीप में फेंके जाने के बाद दस्ती बम उनके अंदाजे से ज्यादा देर में फटे थे।
जिस पर उन्हें ये डर महसूस हुआ कि कहीं जीप में सवार फौजियों की टोली वो दोनों दस्ती बम उठाकर जीप से बाहर न उछाल दे। मैंने हंसते हुए कहा, अगर दस्ती बम का निशाना बनने का फौरन अंदाजा हो जाता और 1-1.5 सेकंड के अंदर अंदर उन्हें ढूंढ लिया जाता तो शायद ये मुमकिन भी था, मगर अफीम के सुरूर में डूबे उन खबीसों को इतना होश कहाँ होगा। उन्हें तो शायद दस्ती बम फटने से हशर नशर होने के बाद भी अंदाजा नहीं हुआ होगा कि उनके साथ क्या हो चुका है। यासिर ने हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, ज़हीर और उनके साथियों ने दस्ती बम फटने के वक्फे का दुरुस्त अंदाजा होने के बाद अगले हमले में बहुत ज्यादा मंसूबाबंदी की थी और इस मर्तबा अपनी छापामार कार्रवाई मजीद बेहतर अंदाज में सरअंजाम देने में कामयाब रहे। मैंने कहा, बहुत खूब, ये दूसरा हमला भी जीप पर ही किया गया था ना? यासिर ने एक बार फिर मेरे अंदाजे की तायद की। बोला, पहले स्टेन गन के इस्तेमाल और फिर दस्ती बमों के जरिए कामयाब हमले के बाद गासिब दरिंदों की सफ़ों में खलबली मच गई थी। कर्नल भरद्वाज पर शायद हाई कमांड की तरफ से लानत मलामत भेजी गई थी, जिसके नतीजे में न सिर्फ घरों की तलाशियों और नाकों पर चेकिंग पहले से भी ज्यादा सख्त हो गई, बल्कि 2 से कम जीपों के गश्त पर भी पाबंदी लगा दी गई। इस बार ज़हीर ने अपने साथियों के साथ त्रिगाम की पहाड़ियों में अपने नए ठिकाने का रुख किया था। लगभग 10 दिन के बाद उन्होंने दोबारा किश्तवाड़ कस्बे का रुख करने की बजाय राजवड़ी से किश्तवाड़ आने वाले एक फौजी काफिले को सुबह मुंह अंधेरे निशाना बनाया। यासिर खामोश होकर गोया ज़हीर की बताई हुई बातें दिल ही दिल में दोहराकर चंद लम्हे लुत्फानंदोज होता रहा। फिर उसने बात आगे बढ़ाई। बोला, इस बार कार्रवाई 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। पहला हिस्सा तो वही था जो उन इलाकों में हमारे हुर्रियत पसंद कश्मीरी अक्सर इस्तेमाल करते हैं, यानी जब गासिब कुत्तों का कई ट्रकों और जीपों पर मुश्तमिल काफिला पहाड़ी सड़क पर जब एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां बाईं तरफ पहाड़ और दाईं तरफ दरियाए चनाब बह रहा था, तो उन्हें सामने सड़क पर एक कटा हुआ दरख्त आर पार रास्ता रोके नजर आया। इस पर काफिले का पहला ट्रक उस दरख्त से कोई 100 गज पहले ही रुक गया। उसके साथ ही काफिले में शामिल 30 मार खान अंधाधुंध ऊपर पहाड़ियों की तरफ लाइट मशीन गन्नों और राइफलों से फायरिंग करने लगे, जिसका उन्हें ज़हीर के साथियों की फायरिंग के जरिए जवाब भी मिला। ये अलग बात है कि इस जवाबी फायरिंग का असल मकसद काबिज फौजी दस्तों की तमाम तर तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाना था। मैंने यासिर को हाथ के इशारे से मजीद बोलने से रोककर मुस्कुराते हुए कहा, आगे का हाल मुझे बताने दो भैया। उसने हाँ में गर्दन हिलाई तो मैंने कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक काफिले में शामिल सारे 30 मार खान खौफ के मारे सामने पहाड़ियों की ऊंचाई के रुख अंधाधुंध गोलियां बरसाने में लग गए होंगे और उनकी सारी तवज्जो सामने के रुख होने की वजह से ज़हीर और उसके 1-2 साथियों ने काफिले की आखिरी जीप के अकबी हिस्से में दस्ती बम उछाल दिए होंगे। यासिर ने मुस्कुराते हुए मेरी तायद में सर हिलाया। बोला, हाँ, मगर इस मर्तबा ज़हीर ने अकबी हिस्से में एक दस्ती बम फेंकने के साथ साथ एक और दस्ती बम बिल्कुल दुरुस्त अंदाजे से जीप के ड्राइविंग वाले हिस्से में भी फेंका था, ताकि दस्ती बम के हमले में मुमकिना तौर पर बच जाने वाला ड्राइवर गाड़ी पीछे करके या एक तरफ हटाकर बाकी काफिले की गाड़ियों को ज़हीर और उसके साथियों पर गोलियां बरसाने का मौका न दे। लिहाजा हमले में जीप के पिछले हिस्से में सवार 3 बदबख्तों के साथ साथ अगली सीटों पर ड्राइवर और उसके साथ बराजमान हवालदार भगत सिंह भी जहन्नम रसीद हुआ, जबकि ज़हीर और उसका साथी बआसानी और बाहिफाजत वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। मैंने मसरूर लहजे में कहा, बहुत खूब, मजा आ गया। इन लोगों ने तो वाकई गोरिल्ला हमले की बेहतरीन हिकमत अमली से अपने पास मौजूद हर दस्ती बम का मुमकिन हद तक हलाकत खेज इस्तेमाल किया। फिर मैंने संजीदा होते हुए कहा, मगर तुमने बताया है कि दस्ती बमों से तीसरे हमले में उन लोगों को अपने एक साथी का जानी नुकसान भी उठाना पड़ा, वो वाकया कैसे रूनुमा हुआ? यासिर ने कदरे तवक्कुफ के बाद धीमे लहजे में बताया। बोला, ये हमला भी मंसूबे के मुताबिक तो कामयाब ही हुआ था, मगर इलाका अजनबी होने की वजह से इस बार छापामार हमले के बाद फरार की कोशिश पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी, जिसका नतीजा उनके एक सरफरोश साथी वजाहतुल्लाह की शहादत की शक्ल में सामने आया था। दरअसल इन 3 हमलों की वजह से किश्तवाड़ आर्मी कैंप में इमरजेंसी वाली कैफियत तारी हो गई थी और फौजी दस्ते इतने अलर्ट रहने लगे थे कि उन्हें घेरने की कोशिश खुद ज़हीर और उसके साथियों के लिए खतरनाक हो सकती थी। इसलिए वो सब त्रिगाम से कोई 12 मील के फासले पर शिरोती गांव के अकबी पहाड़ी सिलसिले में रूपोश हो गए। दरअसल उनमें से हुर्रियत पसंद इकराम उसी गांव का रहने वाला था, जिसके मुताबिक वो पहाड़ियां कभी गासिब फौजों की तवज्जो का मरकज नहीं रहीं, जबकि उसने उन्हें बआसानी और फरावानी से राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी कबूल की थी। यासिर ने तवक्कुफ किया और बोला, वो सब 11 दिन और 12 रातें वहां के पहाड़ी जंगलों में पोशीदा रहे, जबकि इस दौरान में गासिब फौज की तरफ से छोटी बड़ी बस्तियों और कस्बों में छान फटक, तलाशियों और मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर तशद्दुद का निशाना बनाने की जबरदस्त सरगर्मियां जारी रहीं।
मगर बदकिस्मती से इस दौरान में इकराम खुद सख्त बीमार पड़ गया और उन लोगों को राशन की फराहमी में वक्फे आने लगे। इस पर जहीर ने वहां से करीबी कस्बे डोडा के निवाही पहाड़ों में कहीं ठिकाना तलाश करने का सोचा। इससे पहले कि वो बात मजीद आगे बढ़ाता, मैंने पूछा, यार यासिर भाई, उनकी अगली कार्रवाई की तफसील सुनाने से पहले ये बताओ, जहीर ने कभी बताया कि कभी उसका कोई साथी पुलिस या फौज के हाथों गिरफ्तार भी हुआ है? यासिर ने हाँ में गर्दन हिलाई, बोला, भैया एक नहीं 2 साथी असलहे समेत काबिज फौज के हत्थे चढ़े थे, जो अब भी श्रीनगर जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। उन दोनों से हासिल शुदा कच्ची पक्की मालूमात की बुनियाद पर ही तो काबिज फौज ने जहीर और उसके साथियों के खिलाफ वो ऑपरेशन क्विक क्लीन शुरू किया था, जिसके नतीजे में जहीर को अपने बाकी तमाम साथियों को अपना सारा असलहा और दीगर साजो सामान पहाड़ी ठिकानों पर पोशीदा करके रूपोश होने का हुक्म देकर खुद दिल्ली मुंतकिल होना पड़ा। मैंने कहा, ओहो, मुझे कभी इस बारे में जहीर से बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। इंशाल्लाह इस बार मुलाकात होने पर उससे तफसील से बात होगी। तुम अब तीसरी गोरिल्ला कार्रवाई के बारे में बताओ। यासिर भट्ट ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, आपको शायद पता हो, डोडा कस्बा जम्मू के इलाके के बिल्कुल निचले सिरे पर वाक़े है और किश्तवाड़ के मुकाबले में यहाँ हमवार मैदानी इलाके ज्यादा तादाद में हैं, जबकि ऊंचे पहाड़ों तक पहुंचने के लिए काफी तवील फासले तय करने पड़ते हैं। यही नहीं, वहां के पहाड़ों पर घने जंगलात भी निस्बतन कम हैं। इतना कहकर यासिर ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा, जैसे पूछ रहा हो कि मैं उसकी बातें समझ रहा हूं या नहीं। मैंने हाँ में सर हिलाकर कहा, जहां तक मैं अंदाजा लगा सकता हूं, इसका मतलब यह है कि किश्तवाड़ के मुकाबले में डोडा के इलाके में छापामार कार्रवाइयां ज्यादा मुश्किल और ज्यादा खतरात से भरपूर रही हूं, क्योंकि वहां न सिर्फ घात लगाकर हमला करना मुश्किल होगा, बल्कि उसके बाद महफूज अंदाज में फरार होना भी मुश्किल होगा। मेरी बात सुनकर यासिर ने असबात में गर्दन हिलाई, बोला, तुम ठीक समझे जमाल भैया, यही नहीं, यहाँ कुमक और रसद का तो जिक्र ही क्या, राशन का इंतजाम भी आसान नहीं था। जबकि एक बहुत बड़ा फर्क ये भी था कि इस इलाके में भारत सरकार से गैर मशरूत वफादारी रखने वाले हिंदू मजहब के पैरोकार भी मुसलमान आबादी से बस कुछ कम तादाद में आबाद थे। लिहाजा मुखबरी का खतरा बहुत ज्यादा संगीन था। लिहाजा उन्होंने बाहम मिलकर ये तय किया कि बाकी तमाम साथी पिकाल की पहाड़ी चोटी पर वाक़े घने जंगलात में पोशीदा रहेंगे और सिर्फ जहीर का दस्तरास्त अशरफ डार, जो रेशमी कशीदाकारी का माहिर था, दरियाए चनाब के साथ सड़क किनारे आबाद ठाठरी कस्बे में अपने लिए रोजगार तलाश करेगा और इस दौरान में पंजाब से जम्मू की तरफ जाने वाले फौजी काफिलों पर घात लगाकर हमले के मौके भी ढूंढेगा, जबकि मौका पाकर अपने साथियों तक राशन पहुंचाना भी उसकी जिम्मेदारी थी। यासिर भट्ट ने कदरे तवक्कुफ करके बात आगे बढ़ाई, बोला, अशरफ डार 2-3 दिन छोटे से कस्बे में धक्के खाता रहा, रहने को कोई ठिकाना नहीं था तो रात मस्जिद में गुजरती। कशीदाकार की हैसियत से तो नहीं, अलबत्ता बिलाखिर उसे कपड़े सीने का काम मिल गया, क्योंकि वो अच्छा खासा माहिर दर्जी भी था, जबकि अपने मिशन में तो पहले ही लगा हुआ था। दरअसल उसने ही मुशाहिदे से अंदाजा लगाया कि कम से कम इस इलाके में किश्तवाड़ जैसी गोरिल्ला कार्रवाई बहुत खतरनाक नताइज का निशाना बना सकती है। अलबत्ता उसकी उकाबी निगाहें अपने साथियों की तरफ से पहला हदफ ताड़ने में कामयाब हो गई। उसके खामोश होने पर मैंने अपना तजस्सुस काबू में रखते हुए उसकी बात आगे बढ़ाने का इंतजार मुनासिब समझा। उसने मुझे इंतजार नहीं करवाया। बोला, अशरफ डार जिस दुकान में कपड़े सीता था, उसके सामने ही सड़क के दूसरी तरफ एक डोगरा महाजन हरी लाल की करियाने की बहुत बड़ी दुकान थी, जिसमें रोजमर्रा जिंदगी के लिए लाजिम तमाम अशिया दस्तयाब थी। अशरफ डार ने मुशाहिदा किया कि हर हफ्ते की शाम को डोडा आर्मी कैंप का एक ट्रक और एक जीप हरी लाल की दुकान पर आती हैं। इन गाड़ियों में 4-5 मुसल्ला फौजियों की हिफाजत में आने वाले भंडार खाने के अमले की तरफ से ऐसी अशियाए सरफ की खरीदारी की जाती है जो फौजी राशन का हिस्सा नहीं होती हैं या वक्त से पहले खत्म हो जाती हैं। उसने पहली फुर्सत में अपना ये मुशाहिदा पिकाल पहाड़ी पर छुपे जहीर भाई और उसके साथियों के गोश गुजार कर दिया। यासिर भट्ट ने इस बार बराए नाम तवक्कुफ के साथ बात आगे बढ़ाई। बोला, अशरफ डार ने यह मुशाहिदा भी किया कि क्योंकि बड़ी तादाद में अशियाए सरफ की खरीदारी और उन्हें तुलवा कर लदवाने में खासी देर लग जाती है, जीप में सवार फौजी भी मौज मस्ती के लिए घंटे-1.5 घंटे के लिए जीप में से इधर उधर खिसक जाते हैं। ऐसे में ट्रक पर तैनात 4 फौजी ही मौके पर मौजूद रह जाते हैं। ये सब मालूमात पेश नजर रख कर जहीर ने साथियों के मशवरे से फैसला किया कि खतरा कम से कम रखने के लिए जीप की गैर मौजूदगी में सिर्फ ट्रक पर तैनात फौजियों पर दस्ती बम से हमला किया जाए और सिर्फ सख्त जरूरत पड़ने पर ही स्टेन गन से फायरिंग की जाए, क्योंकि ये हथियार जहीर भाई के ग्रुप की पहचान बन गया था। मैंने कहा, बिल्कुल दुरुस्त हिकमत अमली थी।
دستی بم کے استعمال کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ عین سر پر پہنچنے تک بھی وہ لوگ نظروں میں نہ ہوتے، جبکہ ایک ہی دستی بم بیک وقت اچانک چاروں کا کام تمام کر سکتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ یاسر نے کہا، ظہیر نے دستی بم پھینکنے کے مشن پر وجاہت اللہ کو اپنا ساتھی چنا اور یاسر بھٹ کی مدد سے حملے کے بعد فرار کا راستہ طے کیا۔ کوشش کے باوجود موٹر سائیکل کا بندوبست نہیں ہو سکا تھا، لہٰذا ہری لال کی دکان کی بغلی گلی میں گھس کر فرار ہونے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ مقررہ دن لگ بھگ سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوا، حتیٰ کہ دستی بم سے حملہ بھی کارگر ہوا، مگر عین وقت پر ایک چیز منصوبے کے خلاف ہو گئی اور وہی وجاہت اللہ کی شہادت کا سبب بن گئی۔ یہ کہتے کہتے اس کے لہجے میں اداسی اتر آئی۔ مجھے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ تھا۔ یہ سب جان کر میرا دل بھی دکھی ہوا تھا، مگر مجھے تفصیل جاننے سے زیادہ دلچسپی تھی، لہٰذا میں نے کہا، بہت دل خراش سانحہ ہے یاسر بھائی، اگر تفصیل سے سب کچھ بتا سکو تو میں ممنون ہوں گا۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ واقعات کس ترتیب سے پیش آئے اور یہ حادثہ ناگزیر تھا یا کسی طور اس سے بچا جا سکتا تھا۔ یاسر نے ہاں میں گردن ہلائی اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، ظہیر نے بتایا کہ میں ہفتے کے روز دوپہر کو ہی بازار میں اشرف ڈار کی مہیا کردہ چٹپٹے ابلے چنوں اور آلوؤں کی بالٹی اٹھائے بازار میں پھیری لگا رہا تھا، جبکہ وجاہت اللہ فوج اور جیپ کی بازار میں آمد سے کوئی پونے گھنٹے پہلے آ کر ایک الگ تھلگ کونے میں ڈیرا جما کر بیٹھ گیا۔ ظہیر کے پاس پستول اور ایک دستی بم تھا، جبکہ وجاہت اللہ دستی بم کے علاوہ مارک 2 سٹین گن سے بھی لیس تھا، جسے اس نے چادر میں چھپا رکھا تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ فوجی ٹرک اور جیپ کے آنے کے باوجود ظہیر اور وجاہت اللہ احتیاطاً اس وقت تک ہری رام کی دکان سے دور فوجیوں کی نظروں سے باہر رہیں گے جب تک کہ جیپ وہاں سے چلی نہیں جاتی۔ یاسر نے ٹھہر کر شاید یہ جانچنے کے لیے میری طرف دیکھا کہ میں اس کی بات توجہ سے سن رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے ہاں میں گردن ہلا کر تسلی دی تو اس نے بات آگے بڑھائی، بولا، ان دونوں کو جیپ کے ٹلنے کی اطلاع فراہم کرنا اشرف بٹ کی ذمہ داری تھی۔ سب کچھ عین منصوبے کے مطابق ہوا۔ لگ بھگ مقررہ وقت پر غاصب فوجیوں کی ٹولیوں سے لدا ٹرک اور جیپ ہری لال کی دکان کے سامنے آ کر رکے۔ سامان کی خریداری کا ذمہ دار حوالدار مطلوبہ سامان کی لسٹ لیے دکان میں چلا گیا، جبکہ ٹرک کے پچھلے حصے میں تعینات چاروں فوجی اپنی بندوقیں ادھر ادھر ٹکا کر بے فکری سے گپیں لگانے لگے۔ یاسر نے بس لمحہ بھر کے توقف سے بات آگے بڑھائی۔ کچھ دیر کے بعد جیپ حسب معمول وہاں سے چل دی۔ اس کے ساتھ ہی اشرف بٹ اپنے دکان مالک سے کوئی ہیلا بہانہ کر کے نکلا اور پہلے ظہیر اور پھر وجاہت اللہ کو میدان صاف ہونے کا اشارہ کر کے واپس دکان پر آ گیا۔ پہلے سے طے شدہ طریقے کے مطابق وہ دونوں آگے پیچھے ٹہلتے ہوئے ٹرک کے قریب پہنچے اور پھر ایک ساتھ اپنے اپنے پاس موجود دستی بموں کی پنیں کھینچ کر انہیں مقررہ وقفہ دے کر ٹرک کے پچھلے حصے میں اچھال دیا اور پھر ایک ساتھ ہری رام مہاجن کی دکان کے بغل والی گلی کی طرف بھاگے۔ وہ ابھی موڑ تک ہی پہنچے تھے کہ دونوں دستی بم یک کے بعد دیگرے زوردار دھماکے سے پھٹے۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سامنے دور تک سیدھی جاتی گلی میں بھاگتے چلے گئے۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ یاسر کے چہرے پر سنجیدگی گہری ہوتی جا رہی ہے۔ میں اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کامیابی کے باوجود وجاہت اللہ کی شہادت کیسے ہوئی، مگر اس نے خود ہی بات آگے بڑھائی۔ بولا، ظہیر نے اعتراف کیا تھا کہ وہ حملے کی منصوبہ بندی میں ایک بہت ہی اہم پہلو کو نظر انداز کر بیٹھے اور انہیں اسی سنگین غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑا، اور وہ تھا ہری رام کی دکان میں سودا سلف خریدتے حوالدار کا اس سارے معاملے میں ممکنہ کردار۔ اشرف ڈار نے بعد میں ظہیر کو بتایا تھا کہ دستی بم پھینکنے کے بعد وہ دونوں جیسے ہی دکان کے سامنے سے گزر کر گلی میں داخل ہوئے اور ٹرک میں دھماکے ہوئے، وہ حوالدار دکان سے نکل آیا۔ اس نے ٹرک میں ہونے والی تباہی اور ہلاکتوں کا جائزہ لیا۔ وہ ساری صورتحال بھانپ گیا تھا۔ یاسر اپنا لہجہ ہموار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ دراصل حوالدار نہ صرف فوری طور پر بھانپ گیا تھا کہ یہ کارروائی چند لمحوں پہلے دکان کے سامنے سے بھاگ کر گلی میں گھسنے والے دو نوجوانوں نے کی ہے، بلکہ اس نے فوری طور پر ظہیر اور وجاہت اللہ کے خلاف جوابی کارروائی بھی شروع کر دی۔ اشرف ڈار کے مطابق وہ ٹرک میں تڑپتے چاروں فوجیوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر ٹرک کے ڈرائیونگ کیبن میں گھسا اور بڑے وائرلیس پر جیپ میں سوار فوجیوں کو اس کارروائی سے آگاہ کر کے ظہیر اور وجاہت اللہ کے پیچھے دوڑا، جو اس دوران میں کافی فاصلہ طے کر چکے تھے، مگر حوالدار شاید علاقے سے واقف تھا کیونکہ اس نے جلد ہی ان کی راہ فرار کا اندازہ لگا لیا۔ ادھر ظہیر اور وجاہت اللہ کوئی فرلانگ بھر فاصلہ طے کر کے مطمئن ہو چکے تھے اور اب عام رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ حوالدار درمیانی فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ معاملہ اس قدر سنسنی خیز موڑ پر پہنچ گیا تھا کہ مجھے چند لمحوں کا توقف بھی گراں گزر رہا تھا، تاہم یاسر نے مجھے زیادہ انتظار نہیں کروایا۔
بولا ظہیر اور وجاہت کی بدقسمتی یہ رہی کہ وہ آبادی میں سے نکل کر عقب سے گزرنے والی سڑک تک پہنچنے کی بجائے پیچدار گلیوں میں راستہ بھٹک گئے اور واپس ٹھاٹھری قصبے کے بازار والی سڑک کی طرف بڑھنے لگے۔ ادھر وہ خبیث حوالدار ان کی یہ غلطی بھانپ کر ایک مختصر راستے سے پہلے ہی ہری رام کی دکان کے پاس جا نکلا۔ لگ بھگ اسی وقت اس کی طرف سے وائرلیس پیغام کے ذریعے واپس بلائی ہوئی جیپ بھی وہاں پہنچ گئی۔ یاسر محض لمحہ بھر کے ثانیے کے بعد ایک بار پھر گھمبیر لہجے میں بولا، اشرف ڈار عقبی آبادی کی گلیوں میں رونما ہونے والی تمام صورتحال سے ناواقف تھا، لہٰذا اس نے حوالدار کو بازار والی سڑک پر واپس آتے دیکھا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا تھا کہ نہتے حوالدار نے اسٹین گن کے برسٹ سے چھلنی ہونے کے خوف سے ظہیر اور وجاہت اللہ کے تعاقب میں زیادہ آگے جانے کی ہمت نہیں کی۔ مگر جب حوالدار دوڑ کر جیپ میں سوار ہوا تو اشرف ڈار چونکا، مگر اس کے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی جیپ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ادھر اپنے مشن کی کامیابی اور باحفاظت فرار کے احساس سے مسرور ظہیر اور وجاہت اللہ کو دور سے سڑک نظر آئی تو وہ سمجھے کہ وہ قصبے کے عقبی حصے میں پہنچ چکے ہیں، لہٰذا وہ بے فکر ہو کر سڑک پر نکل آئے اور ایک طرف بڑھنے لگے۔ انہیں پتہ ہی نہ تھا کہ کب شیطانی ٹولے کی جیپ ان کے عقب میں پہنچ گئی۔ اس مرتبہ یاسر کو غمناک کیفیت سے سنبھلنے میں کچھ دیر لگ گئی۔ میں نے اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ وہ بولا، جیپ میں سوار بزدل اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے ظہیر اور وجاہت اللہ کے قریب پہنچ کر کوئی کارروائی کرنے کی بجائے کوئی فرلانگ بھر کے فاصلے سے ہی ان پر برین گن سے فائر کھول دیا۔ ظہیر بھائی کے مطابق شاید بدحواسی کی وجہ سے ان کا پہلا برسٹ تو بیکار گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر فائرنگ کی زد سے نکلنے کی کوشش کرتے، عقب سے دوسرا برسٹ فائر ہوا اور اس مرتبہ کئی گولیاں وجاہت اللہ کا وجود چیر گئیں۔ یاسر کی آنکھوں کی طرح آواز میں بھی آنسوؤں کی نمی جھلک رہی تھی۔